आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी तीसरी शक्ति से आपको रूबरू करवाता हूं, तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। फ्रेंड्स, आर्टिकल शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे ये भी मेंशन कर दूं, हर जगह हॉन्टेड नहीं होती, हर जगह भूतिया नहीं होती, लेकिन हमारी कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से वो प्रेत शक्ति हमारे पास आने को मजबूर हो जाती है। और आज के आर्टिकल में भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा ही इंसिडेंट होते हुए दिखेगा जो हमारे पास आया है। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है आगरा। वहां से आगरा का रहने वाला एक छोटा सा परिवार जिसमें माता पिता और उनके दो लड़के, बड़े बेटे का नाम सचिन और उसके भी आगे दो बच्चे हैं, बेटा और बेटिया। सचिन भाई तो यहाँ पर अपना अच्छे से कारोबार चला रहे हैं और काफी अच्छी इनकी आमदनी भी हो रही है। परवीन की बात करें तो जो भी ये हॉरर इंसिडेंट इनके साथ घटा था उससे लगभग 6 महीने पहले उसकी मैरिज हुई थी और इसकी जिम्मेदारी बस काम की इतनी थी कि जो भी हमारा आगरा से 20-22 किलोमीटर की दूरी पे फार्म हाउस है, बेटा तुम्हें सिर्फ खेती संभालनी है। और होता क्या है, यहाँ पर जैसे ही ये पूरा परिवार अपना रात को खाना पीना खाकर सो रहा था तो एकदम से ही 11:15 बजे का समय रहा होगा तो परवीन के फोन पर फोन आता है। जो इनके फार्म हाउस में एक केयर टेकर था, उसका नाम भी आपको बता दूं, सूबेदार। सूबेदार एक ही बात बोलता है कि भैया जल्दी से फार्म हाउस आ जाओ, ये औरत मुझे मार डालेगी, भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे अभी मरना नहीं है, भैया मुझे बचा लो। इधर से परवीन कुछ बोलता तो इतने में ही उसका फोन कट जाता है। परवीन फिर से फोन मिलाने की कोशिश करी लेकिन उसका फोन यहाँ पर अब स्विच ऑफ आने लगा। परवीन ने ये सोचा कि पिताजी को बोलूं ना बोलूं, लेकिन भाई पिताजी को बताना भी जरूरी है। परवीन जैसे ही अपने पिताजी के पास गया कि पिताजी ऐसे ऐसे सूबेदार का फोन आया है और वो कह रहा है कि भैया जल्दी से आ जाओ, तो यहाँ पर उसके पिताजी कहते हैं बेटा अगर कोई ऐसी बात है तो समस्या काफी बड़ी है, हमको अभी ही निकलना पड़ेगा फार्म हाउस के लिए। और ये दोनों जने चले जाते हैं फार्म हाउस। अब ये जैसे ही फार्म हाउस में घुसते हैं तो इन्होंने कुछ पेड़ भी लगा रखे थे, आम के, जामुन के, अमरूद के, तो उसी के बीच में ही सूबेदार लेटा हुआ था। इन्होंने काफी कोशिश करी, सूबेदार के मुंह पे पानी मारा कि सूबेदार उठो उठो, लेकिन सूबेदार कोई भी अपना रिएक्शन नहीं दिखा रहा था। तो इसके पिताजी का ये कहना था कि बेटा इसको जल्दी से कार में डालो, हम इसको आगरा लेकर चलते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। अब ये जैसे ही हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे हैं, डॉक्टरों ने कुछ एक टीके लगाए, कुछ एक ट्रीटमेंट इसका किया। लगभग 1 से 2 घंटे के बाद इसको जैसे ही होश आई, फिर से यही बात बोलने लग गया कि भैया मुझे बचा लो, ये देखो सामने औरत खड़ी है, भैया मुझे मार डालेगी, भैया मुझे अभी मरना नहीं है। और इधर परवीन बोले भाई कौन सी औरत, कोई यहाँ पर औरत नहीं खड़ी है, लेकिन वो बिल्कुल ना सुने और 2-4 मिनट के बाद इस तरीके से काफी ज्यादा अपना सिर हिलाए जाए, पटके जाए। और जैसे ही इसको रोका गया है तो एकदम से इसने, इनके नौकर ने यहाँ पर अपने प्राण त्याग दिए, ये दुनिया छोड़कर चला गया। अब जब इन्होंने ये पूरा सीन देखा तो भाई ये भी डर गए कि ये क्या हुआ इसके साथ। अब आनन फानन में इसके परिवार को फोन किया गया कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारा बंदा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगले दिन इन्होंने उसका अंतिम संस्कार करवाया और परवीन भी सीधा अपने घर आ गया। अब जैसे कि 2-1 दिन बीते हैं तो परवीन के पिताजी ने ये कहा कि बेटा देखो फार्म हाउस तो छोड़ नहीं सकते, जाने वाला तो चला गया, जब तक कोई दूसरा बंदा नहीं हमको मिलता, ऐसा करो बेटा तुम और बहू रानी के साथ कुछ दिन वहां गुजारो, क्योंकि खेती भी हम छोड़ नहीं सकते, वहां पर हमारे 100 तरह के औजार पड़े हैं। परवीन को भी ये बात समझ में आती है। परवीन अपनी पत्नी से कहता है कुसुम से कि कुसुम चलो हम कुछ दिन फार्म हाउस रुकेंगे। अब ये जैसे ही इन्होंने तैयारी करी, गाड़ी में अपने बैग रखे, कपड़े रखे, और इनको ये भी पता नहीं था कि कितने दिन वहां रुकना पड़ेगा। और ये जैसे ही घर से निकलने को हुए तो इनके पास एक डॉगी भी था, उसका नाम था रॉकी। अब रॉकी भी इनके पीछे पीछे, तो इनके पिताजी का कहना था कि चलो कोई बात नहीं, इसको भी ले जाओ भाई, ये भी शहर की घुटन से कुछ दिन अच्छी जगह गुजारेगा, खुली हवा इसको मिलेगी, और इसको भी पीछे बैठा लेते हैं। अब ये जैसे ही फार्म हाउस के गेट पर पहुंचे हैं तो इनका जो डॉगी था रॉकी काफी अलग रिएक्ट करने लग गया, इन्हीं को ही देखकर भौंकने लग गया। शायद वो ये कह रहा था कि भाई इस मकान के अंदर, इस फार्म हाउस के अंदर मत जाओ, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देते, सीधा अपनी गाड़ी फार्म हाउस के अंदर डालते हैं।
और यहाँ से इन्होंने अपना जो भी सामान रखा था धीरे धीरे कर कर निकाला। और एक आधा गद्दा इन्होंने रोकी के लिए भी रखा था, जो वहां पर सोता था चलो जी यहाँ पर भी सोएगा। अब कुसुम और प्रवीण ने जो भी सामान निकाला था अपने हाथों में पकड़ा, चलो जी फार्म हाउस के अंदर चलते हैं। लेकिन रॉकी अभी भी कार में बैठा हुआ था। बस आप ये लगा लो, उस मकान का जो दूसरे माले का कमरा था उसको देखकर भौंके जाए भौंके जाए। तो यहाँ पर कुसुम कह रही है भाई इसको हुआ क्या है। तो प्रवीण का कहना था कि देखो जी नई जगह होती है तो नई जगह आदमियों का मन नहीं लगता, ये तो फिर भी जानवर है, चल तू टेंशन मत ले, देख यहाँ पर चार दीवारी करी हुई है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, अपने आप ये उतर जाएगा। अब ये लोग जैसे ही फार्म हाउस के अंदर घुसे हैं, इन्होंने अपना कमरा वमरा सेट किया, बिस्तर सेट किया, और यहाँ पर इनको लगभग रात के 9:30-10 बज गए। अब जब इनको भूख लगी तो कुसुम ने एक दो मैगी बना दी और वही इन्होंने खा ली। और ये फिर से अपने डोगी के पास गए हैं कि चलो जी अब इसको अंदर लेकर जाएं। जैसे इसकी जंजीर पकड़कर खींच रहे हैं तो इनका डोगी काफी ज्यादा अलग ही तरीके का रिएक्ट करे और इनको देख देख कर भौंके। तो यहाँ पर प्रवीण ये कहता है कुसुम कोई बात नहीं भाई, छोड़ दे, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, हमारी मेहनत बेकार है, उसको यहीं पर ही रहने दो। और ये दोनों जने आ जाते हैं अपने कमरे में, ये सोने की तैयारी करते हैं। और अभी इनको नींद आए हुए लगभग 2 घंटे हुए होंगे। तो इनके डोगी की अलग ही टोन में रोने की आवाज आ रही है, कभी भौंकने की आवाज आ रही है, जैसे वो इनको ये कह रहा हो कि भाई इस मकान से चले जाओ, इस फार्म हाउस से चले जाओ। और जब कुसुम खिड़की खोलकर देखती है कि भाई जो इनका डोगी था बड़े बुरे तरीके से रोना धुलाना उसने शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर उसने सोचा कि मैं प्रवीण को उठाऊं ना उठाऊं, लेकिन इसी असमंजस में कुसुम ने कहा चलो छोड़ो मैं भी सो जाती हूँ। अब ये जैसे ही सोई है और सुबह का समय हुआ है तो एकदम से भाई काफी खतरनाक चीख आई कुसुम की। और इसी चीख के साथ जैसे ही प्रवीण उठा है उसने दाएं बाएं देखा, भाई क्या हो गया कुसुम को। अब वो जैसे ही वॉशरूम की तरफ गया है तो सामने कुसुम खड़ी है और उस कुसुम को उसने हटाकर जैसे देखा तो इनके डोगी की इतनी कटी हुई गर्दन इनके वॉशरूम के अंदर पड़ी हुई है। और जब ये चीज देखी है प्रवीण ने तो प्रवीण तो भाई ऑन द स्पॉट यहाँ पर बेहोश हो गया। अब यहाँ पर कुसुम ने उसके पानी की छींटे मारे, प्रवीण होश में आया और इन्होंने ये सोचा कि भाई हमारे डोगी के साथ ये क्या हो गया और ये कैसे हो गया, जबकि ये अपने कमरे में अंदर से लॉक लगाकर सोए थे। और जो इनका लैट्रिन बाथरूम था भाई अटैच था और इनके समझ में ही ना आए कि उसकी गर्दन यहाँ पर कैसे पहुंच गई। इन्होंने फिर क्या किया भाई, उसकी गर्दन ली, उसकी बाकी की बॉडी ली, उसका भी यहाँ पर अंतिम संस्कार करवाया। अब ये एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन कोई भी इनके मुंह में ये शब्द नहीं है कि हम आपस में क्या बात करें, क्योंकि काफी ज्यादा इनके दिल को लगा हुआ इनका डोगी था। अब भाई होना भी क्या था, समय के साथ भाई हर चीज भूलनी पड़ती है। अब जैसे ही यहाँ पर भाई ये शाम को आए हैं, इन्होंने जो भी अपनी एक आध रोटी खाई और ये अपना सो गए। और मुश्किल से अभी 12 साढ़े 12 बजे का समय होगा और जो इसकी खिड़की थी बाहर का नजारा दिखता था एकदम से खुल रही है बंद हो रही है, खुल रही है बंद हो रही है। तो यहाँ पर प्रवीण काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। प्रवीण उठा, क्या चक्कर है यार, उसने खींच कर खिड़की बंद करी और कुंडी लगाई। और मुश्किल से अभी 10 मिनट और आप समझ लो बीते होंगे, फिर से वो खिड़की खुलती है, फिर से बंद खुल होने लगी। तो प्रवीण को फिर गुस्सा आया, प्रवीण ने फिर उठा, फिर खिड़की अपनी बंद करी। अब ये जैसे ही सोया है आधे घंटे के बाद फिर से खिड़की खुली। प्रवीण भी बोला अभी ये तेरे को बताता हूँ क्या साला ड्रामा है, खिड़की खुल रही है बंद हो रही है, खुल रही बंद हो रही है। अब ये जैसे ही बंद करने को गया है तो भाई उस खिड़की पर ब्लड से लिखा हुआ था इसको बंद मत करना और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जब ये चीज प्रवीण पढ़ता है और प्रवीण भाई वहीं एकदम से समझ लो सदमे में चला जाता है। 2-1 मिनट तो भाई उसको खुद ही पता नहीं चला कि मैं भाई कौन सी दुनिया में पहुंच गया हूँ। जैसा ही ये इल्यूजन हटता है तो ये सबसे पहले कुसुम को उठाता है और कुसुम से कहता है कि कुसुम देखो ये क्या लिखा है। अब ये जैसे ही कुसुम भी पढ़ती है तो कुसुम भी एक बार को डर जाती है, लेकिन कुसुम जो थी प्रवीण से ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड की थी। तो कुसुम ने एक बार को ये भी सोचा, लगता है देखो जी
जिसने हमारा डोगी को मारा था लगता है उसी ने ही ब्लड से लिखा है। और वो लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ से फार्म हाउस खाली कर कर चले जाएं। लेकिन भाई ये जगह तो हमारी है, हमको किस बात का डर। चलो जी कोई बात नहीं। उस कुसुम ने क्या किया, उसी को जो लिखा हुआ था पानी मारा चींटे मारी, अपना फिर से ये लोग सो गए। अब जैसे ही रात के 3:30 फिर से बजे, जो इनके कमरे के बराबर में थोड़ा सा इन्होंने खुला पोर्शन रख रखा था, डाइनिंग टेबल सोफा वगैरह, तो वहां पर परवीन को महसूस हुआ है कि कोई पायलें पहनकर चल रहा है इधर से उधर। कभी ऐसा महसूस हो रहा है कि चूड़ियों की आवाज काफी ज्यादा तेज तेज। जैसे ही परवीन ने भाई जाकर देखा है तो इस बार तो परवीन के रोंगटे खड़े हो गए। परवीन के सामने एक औरत खड़ी हुई है जो सफेद कपड़े पहनी हुई है, और यहाँ पर परवीन बहुत गंदा वाला चीखा। अब ये जैसे ही चीखा है तो इस पर कुसुम भी उठी और कुसुम का उसने हाथ पकड़ा, और परवीन ने ये कहा कि भाई यहाँ से जल्दी से चलो, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा खतरा है। कुसुम बोले क्या हो गया क्या हो गया। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, तू भाई यहाँ से जल्दी से चल, हम अपनी कार में बैठेंगे और कार में ही सोएंगे। अब ये जैसे ही नीचे को आए हैं और सीधा अपनी कार तक पहुंचे हैं, अब ये उसका दरवाजा खोलने को हो तो दरवाजा क्यों खुले, क्योंकि चाबी तो फिर से उसी कमरे में ही छूट गई। अब ये बड़ा परेशान, क्या करें क्या करें। इन्होंने अपने फार्म हाउस से निकलकर जो सड़क थी गांव को जाती थी उस पर लगभग 2 1 3 4 घंटे बिताए, और इसी बीच में ही अब इनकी नजर जैसे ही पड़ी है ऊपर वाले कमरे में, जो लाइट बंद थी एकदम से लाइट खुलती है। और क्या इन्होंने देखा कि एक औरत खड़ी हुई है और काफी ज्यादा उसकी शक्ल भयानक, और उसकी आंखें तो ऐसा लग रही थी जैसे इनको जला ही डालेगी। और ठीक उसके बराबर में इनको इनका नौकर सूबेदार भी खड़ा हुआ दिखा। और इतने में ही ये भाई साहब फिर से इन्होंने मुंह इधर कर लिया और ये सोचा कि अब हम अपने फार्म हाउस के अंदर घुसेंगे नहीं। लेकिन जो बराबर वाले गांव के ब्राह्मण थे वो इत्तेफाकन कहीं जा रहे होंगे सुबह सुबह के समय, तो यहाँ पर इनसे बोला भाई परवीन बाबूजी कैसे खड़े हो यहाँ पर। तो परवीन ने ये कहा कि पंडित जी एक बात बताओ, आप तो भाई मंदिर की पूजा भक्ति करते हो, क्या आप भूत प्रेत आत्मा पर विश्वास करते हो। तो पहले तो वो पंडित जी मुस्कुराए, भाई विश्वास करना ना करना एक अलग की बात है, ये बताओ परवीन बेटा क्या हो गया। पंडित जी हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया, पहले हमारे नौकर की जान गई, फिर हमारे को ऐसी चीजें महसूस हो रही हैं, अब तो दिख भी रही हैं। पंडित जी आप ऐसा करो, हमारे यहाँ का कुछ भाई बंधन कर दो, कुछ झाड़ फूक कर दो। तो वो पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले बेटा देखो मेरे बस की तो बात नहीं है, ये काम तो एक तांत्रिक कर सकता है या कोई अघोरी कर सकता है। तो यहाँ पर परवीन फिर काफी उत्तेजना से पूछा कि पंडित जी आप बता दो अगर इस तरीके से किसी आदमी को जानते हो। तो यहाँ पर पंडित जी ये कहते हैं कि जो अपने गांव में लास्ट वाला मकान है वो ये तंत्र विद्या में काफी ज्यादा माहिर है, एक बार उससे मिल लो, वो तुम्हें सब तरीका बता देगा क्या कैसे करना है। अब इधर सुबह भी हो चुकी थी और ये पंडित जी को लेकर ऊपर वाले कमरे में गए। इन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम अकेले चले जाएं ऊपर। पंडित जी आगे अपना मंत्र जाप कर रहे हैं, इन्होंने चाबी उठाई, अपना जो भी बटुआ वगैरह उठाया, सीधा अपना आ गए और पंडित जी को कार में बैठाला और सीधा उसी के पास लेकर चले गए। उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब मैं भी आपके साथ चले चलता हूँ, देखता हूँ आपकी जगह क्या कैसे कैसे कौन सी वो प्रेत शक्ति आ गई। क्योंकि ये भी कंफ्यूज थे भाई, परवीन का परिवार, परवीन काफी साल यहाँ पर रहे थे, आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब ये क्यों हो गया। जब वो तांत्रिक आया है उस मकान को देखा है, भांपा है, अब उसको कुछ एक जगहें की ऐसी दिखी जो इनके फार्म हाउस के पीछे का एरिया था। वो जो इनका नौकर था सूबेदार वो भी तंत्र विद्या करनी जानता था, लेकिन इतना माहिर नहीं था, काफी अधूरा था। जब उसको सिद्धि मिलने वाली थी तो चुड़ैल उसी के सामने आई, प्रकट हुई, और चुड़ैल ने जैसे ही प्रकट हुई है तो यहाँ पे सूबेदार संभाल नहीं पाया उसके ओरे को, और एकदम से वहां से अपनी पूजा से उठकर भागा। अब जब भागा है तो लाजमी सी बात है, आपको मैंने आर्टिकल के स्टार्टिंग में बताया उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर अघोरी ये कहता है कि भाई यहाँ पर आत्मा बुलाई गई है, ये कोई आत्मा वैसे नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, मैं आपका यहाँ से
बंधन भी कर दूंगा, कीलन भी कर दूंगा, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये जैसे ही अघोरी कह लो, तांत्रिक कह लो, उसने जब अपनी पूजा भक्ति चालू करी और जैसे ही इनके फ्रंट के दरवाजे पर आया तो अघोरी ने ये पूछा कि तुम्हारे फार्म हाउस के अंदर के बाहर के दरवाजे पर ये छाप कैसे हैं? तो यहाँ पर प्रवीण कहता है मुझे नहीं पता। अब यहाँ पर तांत्रिक फिर कहता है कि देखो बेटा, इसको मिटवा लेना, ये चीज सही नहीं है, क्योंकि एक आदमी का हाथ इतना सा होता है और वो हाथ थे लगभग इतने इतने बड़े। और यहाँ पर तांत्रिक ने अपनी पूरी क्रिया करी, जगह गीलन करी, और उसके बाद यहाँ पर इनको कोई भी ऐसी एक्टिविटी महसूस नहीं हुई। लेकिन उन्होंने जो वो छाप लगे हुए हाथ थे दोनों तरफ, काफी बार पेंट करवाया, काफी बार भाई उस जगह पर उन्होंने प्लस्तर भी तुड़वाया और फिर से प्लस्तर करवाया, फिर से पता नहीं कहां से वो निशान इनके मकान में आज भी बने हुए हैं। लेकिन उसके बाद कोई भी एक्टिविटी इनके साथ नहीं हुई। और ये छोटा सा आर्टिकल मुझे किसी और ने नहीं, ये सचिन के बेटे ने भेजा है, जो इस समय वो भी बिजनेसमैन बन चुका है, क्योंकि इनके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ था सन 2009 के करीब हुआ था। उन्होंने फेसबुक पर स्टोरी देखी, वैसे ही आर्टिकल मेरे को सेंड कर दिया, वैसे ही मैंने आपको सुना दिया। कोई इसमें नमक मिर्च मसाला मैंने मिक्स नहीं किया। बाकी फ्रेंड्स, मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।